तो देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय न्यूज चैनल बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी निभाता है और इसी कड़ी में आज गतिमान बालाघाट कार्यक्रम का आयोजन बालाघाट में किया जा रहा है। आगे बढ़े, लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, नारा गढ़ने से और नारा लगाने से नहीं होगा। इसके लिए न सिर्फ बालाघाट के लोगों को विकास की इस दौड़ में अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे आना होगा, बल्कि ये जो मेरे साथ युवा चेहरे हैं जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, युवा उद्यमी भी हैं, श्रमिक संगठन के पदाधिकारी भी हैं और पत्रकार भी हैं। तो चलिए, मेरे बाईं तरफ है निशांत पगारिया, बहुत स्वागत करता हूं निशांत जी आपका। मेरे दाहिनी तरफ है अरविंद अग्निहोत्री, युवा पत्रकार हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उस तरफ हैं विशाल बिसेन जी जो अध्यक्ष हैं वैनगंगा मजदूर यूनियन के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अतुल वैद्य हैं जो पत्रकार और उद्यमी दोनों भूमिकाओं को बहुत प्रभावी तरीके से निभाते रहे हैं। और पवन पाठक जी हैं अतुल जी के साथ, उनका भी स्वागत। एक युवा उद्यमी हैं, सरलता और सहज व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ने में भरोसा करते हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्विक सेशन में हम अपने इन युवा मित्रों से बात करते हैं। सबसे पहले अरविंद जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, किस तरह आप देखते हैं बालाघाट आज जहां खड़ा है? बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सफाई है, स्वच्छता है, विकास की दौड़ में जैसे आगे बढ़ना है उसको लेकर, लेकिन विकास का मतलब मॉल नहीं है, चमचमाती सड़कें नहीं है। विकास का असली अर्थ ये है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, हम सबके चेहरों पर प्रसन्नता हो, और विकास की जो दूसरी ज़रूरतें हैं, साफ पेयजल, अच्छा ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई, ये भी मौजूद रहे। आप इन पैमानों पर बालाघाट को कहाँ देखते हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं आगे? सबसे पहले तो शरद जी, मैं बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि छिंदवाड़ा के बाद बालाघाट में गतिमान बालाघाट करके जो आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, निसंदेह ये बालाघाट के विकास के लिए एक नया आयाम तय करेगा। जहाँ तक बात विकास की शरद जी, तो विकास मेरी नज़र में वो होता है कि विकास को हमें जताना ना पड़े, विकास दिखाई देना चाहिए। हो यह रहा है कि हमारे भूमि पूजन तो बहुत हो रहे हैं और घोषणाएं भी बहुत हो रही है, लेकिन विकास नज़र नहीं आता। आप अगर मूलभूत सुविधाओं पे देखें, विकास की जब भी बालाघाट को लेके बात होती है तो 5 पॉइंट के अलावा, मतलब 5 बिंदुओं के अलावा हमारे बालाघाट में आज तक, मैं जब से छोटा था जब से देखता आ रहा हूँ, जब मैं श्रोता के रूप में भी बैठे रहता हूँ, कि भरवेली माइंस और कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड और आपका बांस की हमारे यहाँ उपलब्धता है तो बांस, चावल, इसी पे विकास को लेके बात होती है। लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो आपने कहे उस पे विकास को लेके कभी छोटी बात नहीं होती। और जितना भी विकास बालाघाट में हुआ है, मैं अपनी व्यक्तिगत नज़रिए से बताऊं कि एक पत्रकार होने के नाते जो मुझे दिखता है, तो एक आधा अधूरा विकास नज़र आता है। किसी भी चीज़ को बालाघाट के जो भी जन नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आधी दूरी तक ले जाते हैं, वो अपना जितना भी उनका उसमें श्रेय लेते हैं, चाहे सरकार के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से, उसके बाद विकास होता नहीं है। 3 चीज़ें अगर देखें छोटी छोटी जो हमें बहुत आवश्यकता है बड़े विकास की तुलना में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। आज बालाघाट में 12वीं पढ़ने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि बालाघाट के छात्र को आप बालाघाट में रोक सके। उसके माता पिता 10वीं से ही सोचने लग जाते हैं कि इसको बाहर कहाँ पढ़ने भेजना है। एक चीज़ में हम खत्म हो जाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखें शरद जी, तो छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो बालाघाट के डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी करके कहते हैं कि इसको गोंदिया या नागपुर रिफर कर दें। ये दूसरा विकास है स्वास्थ्य का। और तीसरा, खेल की दृष्टि से देखें तो हमारे पास आज की तुलना में एक भी मैदान बालाघाट में खेलने के लिए नहीं है। टाइम पास के लिए बालाघाट का बच्चा मैदान में खेल रहा है। बिल्कुल, आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान दिया। बालाघाट जिला पंचायत के सीईओ आईएएस विवेक कुमार साहब को आप दोनों मंच पर आए। आपके साथ बंसल न्यूज के एडिटर इन चीफ शरद द्विवेदी एक स्पेशल सेशन करेंगे जहां पर बालाघाट को लेकर आपके किए गए कामों,
यहाँ को लेकर आपके विजन और आपकी सोच को लेकर चर्चा होगी। श्री समीर सौरभ और श्री विवेक कुमार जी। दरअसल कार्यक्रम कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है जहां पर हमें सेशन अलग अलग तरीकों से लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहां जब पहुंचेंगे तो सीधे उनके साथ 1-to-1 प्रोग्राम होगा। श्री समीर सौरभ बालाघाट एसपी, श्री विवेक कुमार अभी सीईओ जिला पंचायत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम आप बंसल न्यूज पर लाइव देख सकते हैं। मैं भी सुबह जब आया था, निशान सर यहाँ पे एक्टिव भी है और प्लस निशान में वाकई कोई शक नहीं, पर पत्रकारिता का एक ऐसा है जो चलिए बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त अगले सत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मेरे साथ 2 युवा ऑफिसर्स हैं जो निश्चित तौर पर जिनकी चमकती आंखें ये बता रही हैं कि वो अपने काम का तो पूरा आनंद वो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो मध्य प्रदेश के एक ऐसे ज़िले में उनकी पदस्थापना है जहां चुनौतियां अगर हैं तो संभावनाएं भी ढेर सारी हैं। तो मेरे साथ हैं श्री समीर सौरभ जी जो पुलिस अधीक्षक हैं बालाघाट। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। और श्री विवेक कुमार जी हैं सीईओ जिला पंचायत, बहुत स्वागत है उनका भी। और बड़े शेड्स हैं इन दोनों ही अधिकारियों की पर्सनैलिटी में, ख़ासतौर से विवेक जी की मैं बात करूं तो बहुत विनम्रता से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे और जब तक उनको प्राप्त करना था उसको प्राप्त करने के पहले वो रुके नहीं। सबसे पहले विवेक जी मैं आप ही की तरफ आता हूँ। मुझे बताइए कि इस ज़िले को जो राजधानी से करीब करीब 350 किलोमीटर है, किस तरह की विकास से जुड़ी हुई चुनौतियों को भी आपने देखा है और एक अधिकारी के नाते बहुत करीब से आपने ये भी जाना है कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे वो जनता हो चाहे वो तंत्र हो। अपनी मर्यादा के भीतर जिन बातों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारी अपेक्षा होगी कि आप उनका उल्लेख यहाँ करेंगे। जी शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और एसपी साहब को आपने इतना बढ़िया मंच दिया है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। सबसे पहला बिंदु आपका ये था कि जो हमारा जिला है राजधानी से 300-350 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मेरा मानना ये है कि विकास चूंकि सारी की सारी चीज़ें डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें वीसी के माध्यम से होती हैं और अपनी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं भी आजकल ऑनलाइन ही मतलब संचालित भी होती हैं, मॉनिटर भी होती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस बिंदु का रहना कि 300-350 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे विकास उतने बेहतर तरीके से नहीं पहुँचता है जो भोपाल और उसके आसपास के जिलों में पहुँचता है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये जो बिंदु है ये सही नहीं रहेगा। बालाघाट जिले की कुछ अपनी समस्याएं हैं। यहाँ का करीब आपका 35 to 40% ऑफ द एरिया फॉरेस्टेड एरिया है, नक्सलिज्म से भी प्रभावित है हमारा जिला। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याएं ही हम लोगों को अवसर भी प्रदान करती हैं। तो यहाँ की टीम हमारी बहुत ही ऊर्जावान है, हमारे कलेक्टर साहब से लेके हमारे पंचायत और वहाँ के जितने पदाधिकारी हैं
तो समस्याओं का समाधान सबसे पहले, यदि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे, समस्याओं से रूबरू होंगे, तो उसका समाधान अपने आप ही लोगों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से हो जाता है। बालाघाट में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि यहाँ पे माइनिंग बहुत है, तो उसके कारण फंड का फ्लो भी बहुत है। बालाघाट के पहले भी मैं 2-3 जिलों में रहा हूं, तो बालाघाट शहर का जितना बढ़िया विकास हुआ है, उसकी तुलना में धार, शाजापुर या फिर विदिशा जैसे जिले जो कि भोपाल या फिर इंदौर के ज्यादा पास हैं, उनका उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, मेरा जितना अनुभव है। तो बालाघाट के लोग बहुत अच्छे हैं और फिर यहाँ की टीम बहुत अच्छी है। हम लोग का हमेशा यही प्रयास रहेगा कि बालाघाट के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो देखिए कितनी एक उम्मीद की बात निकल कर आई है कि बालाघाट का डेवलपमेंट, विवेक जी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो कुछ ज़िले हैं, अगर उनसे तुलना करें, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है लेकिन प्रतिस्पर्धा है भी, तो बालाघाट कहीं पीछे खड़ा नहीं होता। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां ही संभावनाओं को जन्म देती हैं। क्योंकि ये हमने देखा भी है कि बालाघाट और इसके आसपास जो वन संसाधन हैं, ये अगर कहीं चुनौती बनते हैं तो ये अवसरों की भी ढेर सारी संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। समीर जी, आप किस तरह से देखते हैं? पहले लॉ एंड ऑर्डर पर तो मैं दूसरे सवाल के साथ आऊँगा, लेकिन आप भी एक युवा ऑफिसर के नाते क्या देखते हैं कि बालाघाट किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और आगे आपको किस तरह की चीज़ें दिखती हैं जिनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है और जिनको लेकर सोसाइटी, सिस्टम और जनप्रतिनिधि और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, सबको मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ना? थैंक यू बंसल न्यूज़ का इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मुझे लगता है विवेक ने बहुत सही तरीके से प्रेजेंट किया इस चीज़ को कि हम लोग बालाघाट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थिंग्स ऐसे क्षेत्र जिसमें अपने को फोकस करने की आवश्यकता है। बालाघाट में अगर कोई एक समस्या है जिसके इर्द गिर्द पूरा डेवलपमेंट का मॉडल घूमता है, तो मेरा मानना है कि वो नक्सल समस्या है। आज के डेट में बालाघाट पूरे देश के 25 सबसे मोस्ट अफेक्टेड नक्सल प्रभावित ज़िलों में से एक है, 25 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, जागरूक है, और इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि बालाघाट की जो नक्सल समस्या है उस पर इमीडिएट और शार्प फोकस होने की ज़रूरत है। तो जैसा मैं बता रहा था, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके चारों तरफ हमारा डेवलपमेंट मॉडल इन जनरल रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करें, मतलब मॉडल के अलग अलग डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग मोबाइल या रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट मल्टीफोल्ड इंक्रीज होता है। बट अगेन कनेक्टिविटी कई बार इम्पैक्ट हो जाती है क्योंकि नक्सल मूवमेंट होता है और इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट का जो मॉडल, हम लोग जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, आई थिंक बालाघाट से अच्छा मॉडल जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का है वो और कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि यहाँ का जो ट्राइबल कल्चर, जब ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं, यहाँ का ट्राइबल कल्चर मुझे लगता है वन ऑफ द रिचेस्ट ट्राइबल कल्चर्स है। मध्य प्रदेश के बैगाज पर, चूँकि मेरा ऑप्शनल भी एंथ्रोपोलॉजी था, तो मैंने काफ़ी डिटेल में इस सब्जेक्ट को पढ़ा है। वेरी रेलविन और उनकी पूरी टीम के द्वारा बैगाज पे यहाँ पे बहुत डिटेल रिसर्च की गई है। तो और हम लोग, आप देखेंगे कि डेवलपमेंट का जो ग्लोबल मॉडल है वो भी अब ट्राइबल कल्चर्स को इंक्लूड करते हुए बढ़ रहा है। आप इस चीज़ को देखेंगे कि उनकी जो ट्राइबल कल्चर्स की जो विशेषताएं हैं, दैट इज़ नाउ बिकमिंग ग्लोबल। आप किसी भी क्षेत्र में देखें तो डेफिनेटली ट्राइबल कल्चर के इंक्लूसिवनेस को लेकर तो है ही मॉडल। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो आपका पॉइंट है,
चूँकि मैं उज्जैन में भी रहा, ग्वालियर में भी रहा और कुछ बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के एंगल को देखने के बाद यहाँ पर तो ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर का उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं है इन द कन्वेंशनल सेंस। बट पुलिस और पुलिस के जवानों का, अगर मैं मतलब पुलिस एक जनरल टर्म है, अगर मैं उसको हॉक फोर्स, अपने एसएएफ के जवान, जिला पुलिस बल, सभी लोग जो एंटी नक्सल एक्टिविटीज़ में लगे हैं, उनको अगर एक बालाघाट पुलिस के संज्ञा से अगर बताऊं मैं, तो बालाघाट पुलिस का एक बहुत बड़ा समय नक्सल विरोधी गतिविधियों में को मतलब उसमें अपना फोकस रहता है, जो कि बहुत आवश्यक है, जैसे मैंने बताया अभी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और समीर जी ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, ख़ासतौर से यहाँ अगर बालाघाट की हम ट्राइबल कल्चर की बात करें, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से परिचित हों या ना हों कि दुनिया में व्यक्ति इस समय जो टूरिस्ट है वो दूसरे देश में जाता है तो वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है, और अगर ये संस्कृति ट्राइबल है तो उसका उत्सुकता का स्तर बढ़ जाता है कि वो आदिवासी जनजातियाँ जो सदियों से अपनी परंपराओं को सहेज कर आगे बढ़ रही हैं, उनका खान पान, उनकी तमाम चीज़ें। विवेक जी, क्या यहाँ जो आदिवासी युवा हैं, अगर वो काम चलाओ अंग्रेज़ी भी अच्छी सीख लें और दूर दराज के बालाघाट के अपने गांव में स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, मुंबई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वहाँ से आने वाले टूरिस्ट को ले जाएं और बताएं कि ये हमारा इंडिजिनस फूड है, इसको खाने से ये इम्यूनिटी लेवल मिलता है, तो ये मुझे लगता है एक बुटीक टूरिज्म जिसको कहा जाता है टूरिज्म की जुबान में, क्या ऐसी भी किसी चीज़ की तरफ बढ़ने का ये सही वक्त है? यदि मैं आपके सवाल को सही से समझ पाया हूं तो आप बालाघाट की संस्कृति, फिर यहाँ के जो अपने लोकल जो कल्चर्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा हमसे जानना चाह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले अभी रिसेंटली भोपाल की एक फर्म है उसको एंगेज किया है, इंटैक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ एमपी से भी एफिलिएटेड है। तो ये फर्म को जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया है उसका काम ये है कि बालाघाट में जितने भी यहाँ के लोकल कल्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट हैं या फिर अपने वर्शिपिंग आइडल्स हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करे और फिर उसको डॉक्यूमेंट करे। बालाघाट में अभी तक एक चीज जो मिसिंग रही है अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अपना डॉक्यूमेंटेशन। यदि आप बैगा हाट को भी गूगल सर्च करिएगा तो बैगा हाट आपको गूगल पे बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये एक हम लोग के साइड से प्रयास रहा है, और आपका जो बिंदु रहा है कि यदि यहाँ के जो लोकल युवा हैं, ट्राइबल युवक हैं, वो थोड़ी सी अंग्रेजी सीखे, अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करें, और फिर यदि विदेश से लोग आ रहे हैं उन लोगों के साथ में इंटरैक्ट करें, उन लोगों को बताएं, तो नो डाउट ये बालाघाट के डेवलपमेंट में वन ऑफ द गोल्डन पेज होगा। और फिर उसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्किल से रिलेटेड 2.5 CR का एक हम लोगों ने प्रपोजल भी भेजा है। उसमें हम लोगों की मंशा यही है कि वहां पे बैगा, बहियर, बिरसा के आसपास के जो युवक हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हम लोग वहीं पे ट्रेन करें, और जो भी वहां की लोकल जो अपनी आवश्यकता है, रिजॉर्ट्स की हो गई या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गई, तो फिर वो सारी की सारी आवश्यकताएं कोई भी व्यक्ति बाहर से आके पूरा नहीं करे, वहीं के लोकल करें, ताकि यहाँ के साधन संसाधन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उनको हो सके। और ये आप आने वाले अगले 1 साल 1.5 साल में इसको जरूर देखेंगे कि मतलब नो डाउट अभी भी बहुत सारे लोकल युवक जो हैं एंगेज हैं इन सारी एक्टिविटीज में, लेकिन आने वाले समय में आप इसकी संख्या, इसका प्रोपोर्शन उसको ज्यादा देखेंगे, क्योंकि हम लोगों का भी फोकस इस पे, डीएमएफ के जो फंड्स हैं उसको भी हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बालाघाट का आने वाला भविष्य बालाघाट के लोकल युवकों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उज्जवल रहेगा, उनको यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और
आप सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, नहीं जानते होंगे कुछ लोग तो शायद उनके लिए ये खबर है कि मध्य प्रदेश में कॉफ़ी के बागान हैं बैतूल के पास कुकरू खामला में, और करीब 150 हेक्टेयर में एक ब्रिटिश महिला ने अर्ली 1940-42 के आसपास उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये बहुत ही फर्टाइल कॉफ़ी के बागान हैं और बड़ी अच्छी कॉफ़ी वहाँ बनती है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट की आबो हवा इतनी बढ़िया है कि मुझे लगता है कि कॉफ़ी के बागान भी यहाँ हो सकते हैं, चेरी भी यहाँ उगाई जा सकती है, ताइवानी अमरूद भी हो सकता है, जिसमें अभी मालवा लीड इसलिए ले रहा है कि वहाँ प्रॉस्पेरिटी भी है, समझ भी है, और वहाँ का कृषक उन्नत कृषक है और वो अपना ओरिएंटेशन इन चीज़ों पर रखता है। लेकिन यहाँ जो युवा उद्यमी हैं, ये उनकी पहल का विषय है कि क्या यहाँ कॉफ़ी के बागान नहीं हो सकते हैं। अगर जो टाइगर देखने आपके पास 60 किलोमीटर दूर कान्हा जा रहा है, वो कॉफ़ी के बागान देखने आएगा। मैंने भी जब बैतूल में पहली बार कुकरू खामला में कॉफ़ी के उन बागान को देखा तो मैं भी हतप्रभ था कि इसके लिए ऊटी जाता मैं या आसाम जाता, लेकिन मेरे अपने ही मध्य प्रदेश में कॉफ़ी के बागान हैं। और ताइवानी अमरूद जब मैंने रतलाम में देखा, जो 15 दिन खराब नहीं होता है, वो काफ़ी बड़े साइज का होता है, लेकिन 15 दिन तक आप उसको बिना फ्रिज के भी प्रिजर्व रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की नवाचारी प्रयोगों की ज़रूरत है। आपने जैसा बताया, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 25 मोस्ट अफेक्टेड ज़िलों में से एक है। ये अच्छी बात है कि ये सारे जो सघन नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, ये इंटेंस हैं और भीतर हैं, जैसा कि होता ही है। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मनोवैज्ञानिक भय जैसा हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं? कई बार दिल्ली के मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बहुत वाकफियत जिनकी नहीं है, वो कहते हैं क्या रायपुर में भी नक्सली मिलते हैं क्या? तो बालाघाट को लेकर भी कोई इस तरह का परसेप्शन तो नहीं है कि बालाघाट में आते ही यहाँ कहीं आपको नक्सली मिलेंगे, या नक्सली काफ़ी एक्टिव हैं इस पूरे इलाके में? जी हाँ, अब ये परसेप्शन तो आई एम नॉट श्योर कि वाकई में है कि नहीं, बट इनफैक्ट मैंने इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट लोगों का देखा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक हाइप क्रिएटेड है और बालाघाट में ऐसा कुछ नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि अगर आपको डेटा मैं बताऊं तो पिछले 3 सालों में 2019 से लेकर अभी तक हमने 1,37,00,000 रुपए के इनामी नक्सलियों को, टोटल 10 नक्सली हैं जिसको हमने मार गिराया है, और 60 लाख से ऊपर के 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया जिंदा। अभी रिसेंट जो एनकाउंटर हुआ था बालाघाट में अभी 20 जून को, उसमें हमने 60 लाख रुपए के इनामी 3 नक्सलियों को मार गिराया। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। और जिस परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति अगर बालाघाट आता है तो उसको आने के बाद ही यहाँ की धरातल की सच्चाई पता चलती है। हम लोग को, पुलिस को जल्दी पता चलती है, क्योंकि हम लोग को उन्हीं क्षेत्रों में काम करना है। और ये बात मैं काफ़ी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बालाघाट पुलिस की हर इकाई, चाहे वो हॉक फोर्स हो, हॉक फोर्स तो एक्सेप्शनल काम कर रही है, आप सभी को पता है। अभी रिसेंट में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, तो हॉक फोर्स की एक काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी जिसमें नक्सल अलाउंस की बात थी, तो उसको स्वीकृत किया गया, जिससे हॉक फोर्स में अभी रिकॉर्ड एंट्रीज की भर्ती हुई है। तो डेफिनेटली एक एलीट इकाई है हॉक फोर्स, और उसमें आवश्यकता भी है कि वहाँ के लोग मोटिवेटेड रहें, क्योंकि बिल्कुल सुदूर जंगलों के ऐसे कैंप्स में हमारे लड़के रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क तक नहीं है, जहाँ पे वो अपने परिवार से चाहकर भी बात नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली उनको मोटिवेशन चाहिए। तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा भी। और बालाघाट पुलिस के जो लोग हैं वो एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं इसमें, इस पूरे फील्ड में। बट कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन, जो आपने डेवलपमेंट के मॉडल की चर्चा की थी, बालाघाट में डेवलपमेंट कैन नॉट गो विदाउट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर सकते, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग नए कैंप्स अभी खोल रहे हैं। कान्हा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमने नए सिक्योरिटी कैंप्स खोले हैं,
और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले समय में और सक्सेसेस बालाघाट पुलिस को मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप और हम इस बात को लेके आश्वस्त हो सकते हैं कि बालाघाट बिल्कुल सही ट्रैक पर है और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है ये बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। अभी जब जनप्रतिनिधि हमारे साथ होंगे, ख़ासतौर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो एक आग्रह मैंने सोचा है उनसे ज़रूर करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर का एक दौरा यहाँ का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल हित की बात होती ही है, होनी ही चाहिए। और सरकारें चाहे पिछली हों या मौजूदा हों, ट्राइबल कभी इग्नोर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप ट्राइबल हार्टलैंड से जब कोई आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ की बात कुछ अलग होती है। और मुझे लगता है कि ये आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये शहर आपका है। तो बालाघाट में प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएँ और ऐसा एक दौरा उनका प्लान हो जहाँ वो बहुत खूबसूरत कान्हा में भी कुछ समय बिताएं। और मैं तो बड़ा मुरीद हूँ बालाघाट का, क्योंकि आपके शहर की खूबसूरती हर लिहाज से मुझे बहुत लुभाती है, इसीलिए ये तीसरा साल है कि यहाँ हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत संक्षेप में आप लोगों ने बड़ी डिग्निटी से अपनी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो निशान जी, मैं मंच आपको सौंप रहा हूँ। दो युवा अधिकारियों से बात काफ़ी संतुष्टि, काफ़ी सेटिस्फैक्शन देने वाली रही है। जी, बेहतरीन कन्वर्सेशन हुआ जब हमारे युवा अधिकारी दो यहाँ पर बातचीत में शामिल हुए। आप सभी को बता दूं कि इस वक्त ये प्रसारण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक देख रहे हैं। बंसल न्यूज विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देश भर में देखा जाता है, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है। और आज का ये प्रोग्राम गतिमान बालाघाट महाकौशल के इस जिले में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपने अभी बालाघाट एसपी और बालाघाट सीईओ जिला पंचायत को सुना। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी 7:30 बजे के करीब यहां पहुंचेंगे। उससे पहले बहुत क्विक एक सेशन हम यहां पर करने जा रहे हैं और हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी किरनापुर से विधायक हिना कावरे जी। हमारे बीच मौजूद हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सरस्वार जी। हमारे बीच मौजूद हैं बालाघाट जिले की युवा नेत्री मौसम हरनखेड़े जी। और हमारे बीच मौजूद हैं बालाघाट नगर पालिका की अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर जी। आप चारों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस सेशन का हिस्सा बने। हमारे बीच सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिवाकर सिंह जी मौजूद हैं। आप भी आएं और इस सेशन में भागीदारी लें। ये बहुत संक्षिप्त सेशन होगा, क्योंकि 7:30 बजे हमें सूचना है कि वीडी शर्मा जी यहां पहुंच जाएंगे। प्रतिनिधि हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हिना जी आपका मैं। उन्हीं की काउंटर पार्ट हैं श्रीमती मौसम हरनखेड़े, बीजेपी की युवा लीडर हैं। लिगेसी है राजनीति, उनकी विरासत है, लेकिन राजनीति में हो या जीवन में हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर जाना पड़ता है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और राजनीति की राहों की इन चुनौतियों को भी वो बहुत अच्छे से समझती हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा भी है कि उन्हें वो सारा सूरत हाल बहुत साफ है। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं दिवाकर सिंह जी, कुलाधिपति हैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय के, एक एजुकेशनिस्ट हैं महत्वपूर्ण इस रीजन के। और सम्राट सिंह सरस्वार जी हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। राजनीति इनकी भी पारंपरिक एक विरासत कह लीजिए रही है, लेकिन काफ़ी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना, राजनीति चाहे विरासत हो या ना हो, बढ़ना पड़ता है। और इन्होंने अपने को अभी रिसेंटली एक बड़े पल पल बदलते मौसम की तरह एक चुनाव में अपने को साबित करके आगे बढ़े हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही भारती मैं बहुत स्वागत करता हूं। ये भी उम्मीद का एक चेहरा है बालाघाट के लिए, नगर पालिका अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पर एक विकास की नई इबारत लिखने के लिए हम सब इनकी तरफ देख रहे हैं।
हिना जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। माइक्रोफोन आप ले लीजिए और बढ़ाते रहिएगा आपस में। मुझे बताइए संक्षेप में कि हमने अभी जिस तरह का पैनल युवा उद्यमियों के साथ और हमारे ब्यूरोक्रेसी के साथ हमने जो किया, बहुत आकांक्षी है बालाघाट आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी भी एक बहुत आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पे इसको उभरना है। मतलब आपको एक जिसको कहते हैं कि एक तेज बल्लेबाजी की जरूरत है। T20 अभी चल रहा है, आपको आगे बढ़कर अब आक्रामक शॉट्स खेलने की जरूरत है। बालाघाट तैयार है इसके लिए? बिल्कुल, बालाघाट हमेशा से तैयार रहा है। और शरद जी, मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले भी एक बार इसी तरह का मंच था बंसल न्यूज़ का, आप ही लीड कर रहे थे, और उस समय भी मैंने कहा था कि बालाघाट में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कमी रही है, जो मैंने महसूस किया है व्यक्तिगत तौर पे, वो राजनीतिक व्यक्तियों की अपनी खुद की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। और वो आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ। प्रोग्राम का स्वरूप बदल गया हो, गतिमान बालाघाट हो गया हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिस दिन राजनीतिक व्यक्तियों के मन में इच्छा शक्ति रहेगी, बालाघाट हर संभावनाओं को के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था, है और हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है कि जब जब भी अवसर मिलेगा, मैं अपने तरफ से कहना चाहती हूँ, तो वो चीज़ बालाघाट में नजर आएगी। क्योंकि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 महीने का जो हमको समय मिला था, उसमें हमने एक शुरुआत किया था बालाघाट के लिए। जो एस्ट्रोटर्फ कोर्ट हमारे यहाँ बनना था, उसकी शुरुआत हमने कमलनाथ जी के समय किया था। मेडिकल कॉलेज की बात यहाँ हुई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हुई थी, तो हमने एक शुरुआत किया था। पर चूंकि समय 15 महीने का ही मिला, और आगे भविष्य में हमको पूरा विश्वास है कि समय आएगा तो हम बालाघाट को वो स्थिति में लाएंगे। आपने बड़ी पॉजिटिव बात से शुरुआत की है, जिसमें कोई आरोप नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई एलिगेशन नहीं, कोई आपने जाकर ये बात नहीं कि ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार। नहीं, सब मेरे हैं। तो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि एक दिन एक ही गाड़ी में मौसम जी के साथ हिना जी, और भोपाल और दिल्ली में, और एजेंडा एक ही, हमारा बालाघाट, हमारे बालाघाट को आगे ले जाना है। कितनी सहमत है? सहमत होंगी मौसम जी आप? सबसे पहले तो मैं पूरे बालाघाट की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बंसल न्यूज़ ने बालाघाट को दूसरी बार मेरी जानकारी में ये सुअवसर दिया कि हम अपनी उपलब्धियों को मुखर होकर लोगों के बीच कहते हुए आने वाले संकल्पों को भी लोगों को बता सकें। रहा सवाल बालाघाट की विकास का, तो मैं समझती हूँ कि वास्तविक अर्थों में बालाघाट में अनेक दृष्टि से विकास हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बालाघाट अग्रणी है। सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसके अगर हम उनके रिकॉर्ड निकालकर देखते हैं तो सर्वाधिक हितग्राही लाभ बालाघाट में होते हैं। हमारी बहुत बड़ी ब्रॉडगेज की समस्या थी, जो किन्हीं मैं उस आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहती, लेकिन 2014 के बाद एक निर्विघ्न गति से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पर्यावरण का जो अड़ंगा था उसको पूरा करते हुए ब्रॉडगेज का काम पूरा हुआ है। और अब बालाघाट से जबलपुर ट्रेन भी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाकर हम करेंगे। मेडिकल कॉलेज की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों 5 सितंबर को जब बालाघाट आए थे, उन्होंने कहा है कि अगले आवंटन में हम बालाघाट में मेडिकल कॉलेज देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के अलावा रोजगार, मैं समझती हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि रोजगार के सृजन हेतु बालाघाट में और हमें काम करने की जरूरत है। साथ ही स्वरोजगार के लिए क्षेत्र में लोगों को और प्रेरक आगे लाने की जरूरत है। चूंकि बालाघाट जिला कृषि आधारित है, वनों से आच्छादित है, बड़ी जनसंख्या का हिस्सा कृषि को अपना आय का जरिया मानता है। तो कृषि के क्षेत्र में हम और कैसा अच्छा कर सकते हैं, इसलिए एक जिला एक उत्पाद में चिन्नौर को लिया गया है। चिन्नौर के रकबे को बढ़ाया गया है और उस पर निरंतर कार्य जारी है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है कि हम किसानों की आय को दुगना करें, जिसको बालाघाट ने साबित कर दिया है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से दुगनी कीमत में किसानों को आय जिन्होंने चिन्नौर उत्पादन किया हुई है। हम इसी प्रकार सब साथ मिलकर बालाघाट का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बालाघाट सर्वश्रेष्ठ बालाघाट बने। हम सब मिलकर, कांग्रेस भाजपा मिलकर, यही हमारा संकल्प है। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपकी बात का जवाब मैं दे दूं। हम दोनों, भले ही हमारा राजनीतिक दल अलग होगा, लेकिन
व्यक्तिगत रूप से मौसम दीदी मेरे से बड़ी हैं और मैं हमेशा उनको दीदी मानती हूँ और आगे भी रहेगा हमारा रिश्ता। और केवल राजनीतिक रूप से हमारी पार्टी अलग है पर हम लोग हैं सब एक ही। अभी थोड़े ही दिन पहले मुझे लगता है कि दिवाली के बाद अंकुट का प्रोग्राम किरनापुर में हुआ था, तो उस प्रोग्राम में मैं भी थी और मौसम दीदी भी वहाँ उपस्थित हुई। उनको आमंत्रण था तो हम दोनों एक साथ मिले। मैंने आपको घर चलने के लिए ऑफर किया तो आप हमारे साथ घर भी आए और हम दोनों एक ही गाड़ी में आए। लगता है कि जब व्यक्तिगत संबंध हमारे ऐसे हैं तो भविष्य में भी बालाघाट जिले के विकास के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग निश्चित रूप से, देखिए आपने देख ही लिया उदाहरण, बिल्कुल तो बिल्कुल हम हमेशा साथ रहेंगे। हम साथ साथ हैं, ये उम्मीद के वो स्वर हैं जो इस मंच से दो युवा नेताओं की तरफ से सामने आए हैं और दोनों एनर्जी और ऊर्जा से भरी हुई युवा महिलाएं हैं। बहुत स्वागत करने लायक ये बात है। चलिए बात जब हम अभी महिला नेताओं से कर ही रहे हैं तो इसी कड़ी में भारती जी की तरफ मैं चलता हूँ। रैंकिंग, स्वच्छता, ये परीक्षा है। जैसे हम टेलीविज़न चैनल्स के लोग हर सप्ताह हमारा भी परीक्षा परिणाम खुलता है, टीआरपी, और हम उसको देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे प्रतिस्पर्धी कहाँ खड़े हैं। आपके लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बालाघाट, क्योंकि बालाघाट का विकास जो है वो एक नियोजित विकास नहीं है। और मैंने ये भी सुना इस शहर में आके कि ये शहर रुक गया है अभी, जैसा इसको डेवलपमेंट के लिए आगे आगे जाना चाहिए ये आगे जा नहीं रहा है। तो जो एरिया डेवलपमेंट का है वहीं लोग घर खरीदते हैं, वहीं ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, और वो सारी चीज़ें अब चीख रही हैं कि अब मेरे पास गुंजाइश नहीं है। तो कैसे इन चुनौतियों को आप देखती हैं भारती जी, और कैसे आगे बढ़ेंगी आप? देखिए, 13 अगस्त इस तारीख से जो हमने शपथ ग्रहण ली और मैं, मेरे साथ पूरी मेरी पार्षदों की टीम, हमारे संगठन ने जो कार्यभार संभाला है नगर पालिका में, तब से हम निरंतर कार्यरत हैं। हर वार्ड वाइज जाके लोगों से मिलके उनसे रूबरू हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और उन सभी कार्यों को गति प्रदान कर रहे हैं जो बालाघाट शहर को विकास की दिशा में नया कदम प्रदान करेंगी। और हम बहुत हद तक उनकी सब समस्याओं को जान पाए हैं, उसका निदान कर पाए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत समय हमें लगेगा, क्योंकि एक अच्छा नेतृत्व हमारे साथ है, हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो उन सब विकास कार्यों को निरंतर अग्रसर बढ़ाने में, जैसे कि अभी हमारी परिषद की बैठक हुई, हमने उन सारे कामों को अपनी परिषद में रखे जो कि पास भी हुए हैं, और बहुत जल्द मुझे विश्वास है कि वो सारे काम जो बालाघाट को एक नई दिशा प्रदान करेंगे विकास की ओर, वो सारे काम बहुत जल्द ही कर दिए जाएंगे। जो भी काम हमने अपने शपथ पत्र में हमने जो अक्षर सा पालन करने का उसका निर्णय लिया है, तो वो सारे हम संकल्प पत्र में जो भी हमने सम्मिलित किए हैं उनको हम अक्षरशः पूरे करेंगे। बहुत से ऐसे काम हैं जो शहर के लिए एक नई पहचान हमें प्रदान करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहूँगी। जैसे शहर को मेन जो हमारा लक्ष्य है स्वच्छता, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुभ संकल्प है, उसको लेकर हम निरंतर काम कर रहे हैं। तो स्वच्छता की दिशा में एक नई पहचान मिली है बालाघाट को, मैं बताना चाहूँगी। वैसे सभी इस बात से अवगत हैं कि अभी हाल ही में हुए सर्वेक्षण में बालाघाट को जो पूरे भारतवर्ष में 21वां स्थान मिला है बालाघाट शहर को, और मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो समय अब दूर है कि बालाघाट स्वच्छता, स्वस्थता और एक मॉडल शहर के रूप में अपनी पहचान बनाने में ज़्यादा समय उसे लगेगा। बहुत शुभकामनाएं भारती जी आपको, आत्मविश्वास से सधे हुए शब्दों जी में जी आपने जी, अपनी धन्यवाद बात कही है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। और स्वच्छता या विकास, मुझे याद है मैं भोपाल एक्सप्रेस जो भोपाल से दिल्ली चलती है, जब ये ट्रेन शुरू हुई और इसको साफ सफाई और स्वच्छता में देश की श्रेष्ठ ट्रेन बताया गया आज से 20 साल पहले, तो उन कर्मचारियों का उत्साह देखने लायक था जो इसकी देखभाल करते थे। वो बहुत खुश थे कि जिस ट्रेन को वो साफ सफाई कर रहे हैं वो अव्वल ट्रेन है।
इंदौर में मैंने देखा है सफाई कर्मचारी सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं रिजल्ट आने का नगर निगम के, कि ये छठी बार भी हमारा छक्का हम मारने जा रहे हैं। ये आदत बनती है किसी शहर की, बालाघाट की भी ये आदत बननी चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, आपके कपड़ों से, आपके घर से बालाघाट का आकलन नहीं हो सकता है, आपके चेहरे से भी नहीं हो सकता है। बालाघाट जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है मध्य प्रदेश के अलग हिस्से से, तो वो ट्रेन से या गाड़ी से या जिस भी माध्यम से आता है, गोंदिया से आता है, वो पहला आकलन यही करता है कि शहर में स्वच्छता कैसी है। ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब मैं सम्राट जी की तरफ रुख करता हूँ। सर, परंपरा से आप भी राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, क्या भाव है आपके जिला पंचायत की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, बालाघाट विकास की इस दौड़ में कैसे सरपट भागे, क्या सोचते हैं आप? शरद जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं तीसरी बार है आपके कार्यक्रम को अटेंड कर रहा हूं। इसके पहले 2 बार पापा यहाँ स्टेज पे हुआ करते थे और आपको बहुत चाहते। और देखिए, जिला पंचायत अभी अभी शुरुआत हुई है मेरी राजनीति की, 4 महीना हुआ है, और 4 महीने में अभी तक मैं हर गांव में और हर जगह जाके जो देखा है, तो जिला हमारा बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है हमको। एक तो जो हमारा मनरेगा का कार्यक्रम है, इसमें कुछ उद्योगों को शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कोई काम नहीं है तो नाली बना दो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हो जाती है, तो उस चीज़ को सुधारना ज़रूरी है। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारे हाथ बंद गए हैं, क्योंकि पहले जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता था या जिला पंचायत जो होती थी, वो अध्यक्ष के माध्यम से चलती थी। धीरे धीरे अधिकार उनसे छीनते गए। अभी अधिकार बहुत कम बचे हैं। हर चीज़ के लिए हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि जिला पंचायत भी अभी जो है विधायक जी और मंत्री जी, पहले उनको सुनती है, उसके बाद अध्यक्ष को सुनती है। खेद है मुझे, तो इस चीज़ का दुख है। कई जगह ऐसा भी होता है, नहीं बोलना चाहिए, कि अधिकारियों को चोरी छुपे भी काम करना पड़ता है हमारा। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब जनप्रतिनिधि हैं और हमें जिले के विकास के लिए सबको साथ में रह के, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे मार्गदर्शक सभी है, सभी से मैं अपना मार्गदर्शन भी चाहूँगा। यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे डायरेक्शन दे, और मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस गांव के विकास के लिए और कैसे उद्योग आए यहाँ छोटे छोटे जगहों पे, उसके लिए मैं काफ़ी काम करना चाहता हूँ। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये जो युवा नेता मेरे साथ मंच पर हैं, ये भविष्य के लिए बहुत उम्मीद जगाने वाले हैं। इनमें से कुछ तो अपने को प्रूव कर ही चुके हैं। हिना जी की मैं बात करूं, मौसम जी भी बहुत ताकत से आगे बढ़ी हैं, लेकिन सम्राट जी ने जिस समरसता की बात की है, समरसता की जिस राजनीति की बात की है, सर मैं बहुत हेड्स ऑफ। ये मैं मालवा में देखता हूं, और ये आप जितने सहज बैठे हैं आप यहाँ, ये बताता है कि आपके भीतर प्रतिद्वंदिता नहीं है। यही बालाघाट की सरलता है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। मैं दिवाकर जी की तरफ चलता हूँ। दिवाकर जी, एजुकेशन, हेल्थ और इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश की अब यही 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्वीकारते हैं कि उनका पूरा फोकस अब इन चीज़ों पर है, और पीसीसी चीफ कमलनाथ जी भी ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश की इन 3 प्रतिमानों पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ना है। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और बालाघाट को शिक्षा में कैसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? शरद जी, पहले तो मैं आपको गतिमान बालाघाट के इस कार्यक्रम के लिए फिर से आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके पहले भी आपने 2 बार बालाघाट को मौका दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बालाघाट को गतिमान के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसा गति और मान शब्द है, इसमें
हम पिछले 22 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग जो यहाँ समय की डिमांड है उसके अनुरूप हम लोग पाठ्यक्रम भी चालू करते हैं और वो पाठ्यक्रम लाते भी हैं। लेकिन वास्तव में जब हम औद्योगिक निवेश की बात करते हैं और जो हमारे बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से पढ़ के निकलते हैं उनको बालाघाट में ही रोजगार मिले, इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश यहाँ पर हो। और औद्योगिक निवेश के लिए जो आवश्यक है कि उद्योग की गति तेज हो, तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ पहुँचने की गति तेज होनी चाहिए। मैं पिछले 22 सालों से देख रहा हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं आवागमन की सुविधा में पिछड़े हुए हैं और उसके कारण जो है हमारी विकास जो है थोड़ी जो है अभी तक जो आपको बोलते हैं कि विकास की जो स्पीड आ नहीं पाई है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी चाहे रेलवे की व्यवस्था हो और चाहे हवाई जहाज की व्यवस्था हो, और दोनों व्यवस्था से हम लोग थोड़े दूर हैं। अगर ये व्यवस्था बालाघाट की बढ़ जाए तो निश्चित ही यहाँ पर जो वन संसाधन है, खनिज संसाधन है और शिक्षा का अच्छा माहौल है, स्वास्थ्य के लिए लगातार यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी और बालाघाट गति पकड़ेगा और बालाघाट का मान भी बढ़ेगा। सम्राट जी, हिना जी, मौसम जी, भारती जी, पाठक जी और सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस शानदार पैनल के बाद कुछ ही देर में वीडी शर्मा जी का यहाँ पर आगमन होने जा रहा है, लेकिन समय की उपयोगिता करते हुए मैं यहाँ पर 3 अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत संक्षिप्त में आपसे बातचीत होगी। अगर वीडी शर्मा जी यहाँ आ गए तो शायद बात पूरी ना भी हो पाए। मैं आमंत्रित करूँगा भाजपा नेत्री भारती पारधी जी को, मैं आमंत्रित करूँगा दिग्गज राजनीतिज्ञ रहे श्री रमेश रंगलानी जी को। आप तीनों आएँ, आपके साथ एक संक्षिप्त बातचीत की कोशिश करेंगे। घाट में तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज बालाघाट में विकास के रोड मैप पर चर्चा जारी है। एक छोटी सी बातचीत के लिए भारती पारधी जी हैं हमारे बीच में, रमेश रंगलानी साहब हैं और अभय सेठिया जी हैं। सेठिया जी, सबसे पहले एक छोटा सवाल आपसे लेकर ही आगे बढ़ता हूं। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से कहां पाते हैं आप बालाघाट को? माइक्रोफोन ले लीजिए आप जी। और क्या आपके सुझाव हैं कि किस तरह से ये आगे और बढ़ सकता है? बंसल न्यूज का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अपनी बात कहने का अवसर आपने दिया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी संभावना है यहाँ पे। कुछ दिक्कतें हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं अभी। कनकी के पास 60 एकड़ का क्षेत्र, भोरुंदा के पास 300 एकड़ का क्षेत्र है। कई दिनों से उस पर बात चल रही है, परंतु शासन प्रशासन यदि उस पर और अधिक दृष्टि से ध्यान देगा तो वह औद्योगिक दृष्टि से यह जिला उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। पहले जितने भी उद्योग लगे हैं, यहाँ के जितने भी प्राइवेट लोग हैं, उन लोगों ने तो खूब मेहनत की है। जितनी भी चीज़ें दिखने मिल रही है उसमें प्राइवेट लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। पर आवागमन के साधन, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसमें रेलवे का बहुत बड़ा महत्व है। रेलवे की दृष्टि से यदि पूरी व्यवस्था ठीक होगी तो निश्चित रूप से यह जिला बहुत आगे बढ़ेगा। और औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ के जितने भी उद्योग हैं, खासकर चावल से संबंधित उद्योग, बांस से संबंधित उद्योग, यहाँ पे जितने अधिक लगेंगे, निरंतर यह जिला आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। रमेश रंगलानी साहब की तरफ मैं चलता हूँ। रंगलानी साहब, चावल आपके यहाँ होता है, लेकिन पिछली बार मैंने भी सुना कि राइस मिलर्स गोंदिया में है, और अब तो ये भी कहा जाता है कि साहब जो बढ़िया चावल है वो गोंदिया में है, बालाघाट में नहीं है। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन
इस तरह से चीज़ें जहाँ पर ताकत होती है वो उसको टेक ओवर कर लेता है। ये भी एक चुनौती बालाघाट के सामने है कि चावल आपका है लेकिन उस पर ठप्पा गोंदिया का है। कोई बुरी बात नहीं है, पड़ोसी राज्य हैं। मुझे लगता है वीडी शर्मा जी आने ही वाले हैं। एक संक्षिप्त टिप्पणी जल्दी से आपकी, फिर हम भारती जी की रिएक्शन भी लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि उन्होंने हमारे बालाघाट में ये तीसरा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। और निश्चित ही बालाघाट में जो प्रगति है, प्रगति में उनका भी इन कार्यक्रमों का योगदान रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो आपने बात कही, ये बात निश्चित ही थोड़ी कचोटती तो है। इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बंसल न्यूज़ की ओर से हम श्री वीडी शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बंसल न्यूज़ ने आज महाकौशल क्षेत्र के इस बेहद शानदार जिले बालाघाट को चुना है विष्णुदत्त शर्मा जी के आगमन के लिए। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका बंसल न्यूज़ के इस इवेंट गतिमान बालाघाट में हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, 2019 में सांसद बनने के बाद वो पहली बार बालाघाट पहुंचे हैं और आज उनके स्वागत के लिए बालाघाट जिले ने पलक फावड़े बिछाए हुए हैं। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ बालाघाट की सरजमीन पर बंसल न्यूज़ के संपादक श्री शरद द्विवेदी जी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी हमारे बीच में हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन जी, सुश्री हिना कावरे जी, श्री सम्राट सिंह सरस्वार जी, आप सभी का, श्री रमेश भटेरे जी, श्री राजेश पाठक जी, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे जिले के दोनों प्रमुख अधिकारी, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ जी और श्री विवेक कुमार जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं माननीय वीडी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने उन्हें नमन करें। भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ, कैसे हैं? तो देखिए, अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बालाघाट के इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जहां पर बालाघाट के विकास को कैसे गति दी जाए इस पर चर्चा चल रही थी। वहीं आपको बता दें कि हर कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से होती है और ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री वीडी शर्मा जी का और अब इस कार्यक्रम स्वागत करते हैं। आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर आएं। श्री शरद द्विवेदी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप श्री वीडी शर्मा जी को मंच पर लेकर आएं और बंसल न्यूज़ के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं श्री शरद द्विवेदी जी से चाहूंगा कि आप श्री वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की एक बहुत खास बात है कि 7:30 बजे तय समय के मुताबिक श्री वीडी शर्मा जी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं ना करते हुए, चूंकि
श्री शर्मा जी बालाघाट आए हुए हैं। यहाँ की अपनी एक संस्कृति है, एक बहुत ही पारंपरिक यहाँ की गौरवशाली यहाँ का इतिहास है। यहाँ की बैगा संस्कृति, यहाँ की गोंडी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करते हुए एक छोटे से डांस यहाँ की नृत्य प्रस्तुति के लिए मैं सबसे पहले हमारे बैहर से पहुँचे कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करूँगा। वो आएँ और अपनी 5 मिनट की एक प्रस्तुति दें। प्रस्तुति के बाद हमारा माननीय वीडी शर्मा जी के साथ बातचीत 8 बजे से 8:30 बजे के बीच प्रस्तावित है। अगले 10 मिनट में हम जो हमारे बाद के कार्यक्रम थे, जो सम्मान हम लोग करना चाहते थे, वो प्रक्रिया हम पहले पूरी कर लेते हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर देता हूं श्री रामकिशोर कावरे जी, आयुष मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मैं आमंत्रित करता हूं बालाघाट सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन जी। मैं आमंत्रित करता हूं भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रमेश भटेरे जी। आप लोगों की मौजूदगी में हम यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे कार्यक्रम के, उन्हें हम मंच पर बारी बारी से इंतजार करेंगे। आप अपने नाम के क्रम के अनुसार यहां पहुंचते जाएं। कॉर्ड वेंचर जो कि हमारा आज के कार्यक्रम का इवेंट पार्टनर है, इससे हम आशीष कांकरिया और श्री निशांत पगारिया जी को यहां पर आमंत्रित करेंगे कि आप आएं। आपको हमारे अतिथिगण माननीय वीडी शर्मा जी के हस्ते एक ट्रॉफी दी जाएगी बंसल न्यूज़ की तरफ से, जो हमारी तरफ से हमारी भावनाओं का इजहार है, आप लोगों के हमारे साथ जुड़ने का प्रतीक है। श्री आशीष कांकरिया जी, श्री निशांत पगारिया जी, मैं चाहूंगा इस व्यवस्था को ठीक तरीके से आप रचना मिनरल्स से मैं आमंत्रित करूंगा पवन पाठक जी, जो कि युवा उद्यमी हैं। पवन पाठक जी रचना मिनरल्स से, हमारे आज के इस कार्यक्रम के इवेंट पार्टनर। सबूरी सिक्योरिटी से मैं प्रतिनिधि के तौर पर श्री प्रताप पटले जी को आमंत्रित करूंगा। आप आएं और उनके स्थान पर सम्मान लें। क्योर एंड केयर डेंटल क्लिनिक की ओर से डॉक्टर अमित बिसेन, अगर यहां मौजूद है तो आप मंच पर आएं। ऐशना सृजन नेचुरल फार्म्स की ओर से श्री अजय पटले यहां आएं। अनिंदिता एडवेंचर की ओर से मैं शंकर बागड़े को आमंत्रित करूंगा। आप आएं। शंकर बागड़े, अनिंदिता एडवेंचर। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की ओर से मैं, उनके कुलाधिपति भी यहां मौजूद हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप किसी प्रतिनिधि को यहां भेज दें। बेबी वर्ल्ड से सौरभ हरिनखेड़े। आज इस गरिमामय आयोजन को हम जिस स्थान पर कर रहे हैं, नूतन कला निकेतन, नूतन कला निकेतन के प्रतिनिधि के तौर पर मैं श्री शलभ बनवाले जी को यहां आमंत्रित करूंगा। आप आएं। श्री शलभ बनवाले नूतन कला निकेतन की ओर से, साथ ही शलभ नूतन कला निकेतन की ओर से स्मारिका भी देना चाहेंगे वीडी भाई साहब को। ये बहुत ही अद्भुत संस्था है, मैं आपको बता देना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, जो कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक और रंगकर्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही है, और उसके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर शलभ बनवाले हैं। शलभ आपको स्मारिका भेंट करेंगे। आदिनाथ एंटरप्राइजेस की ओर से प्रतिनिधि यहाँ आए। जेके मेंस कलेक्शन की ओर से श्री जैनेन्द्र कटरे यहां आए। जेके मेंस कलेक्शन। और पद्मेश फाइबरनेट की ओर से मैं पद्मेश बागरेचा से कहूंगा कि आप यहां आए। पद्मेश बागरेचा। ये हर जगह होता है जहां पर प्रतिभाएं होती हैं, और प्रतिभाओं का सम्मान तो किया ही जाता है। तो ऐसे ही चुनिंदा हमने शख्सियतें चुनी हैं जिनका सम्मान किया जाना है।
सबसे पहले गौ सेवा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहे निमित वैद्य को मैं यहाँ बुलाऊंगा कि आप गौ सेवा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं शायद ही आपको कभी किसी ने इस तरीके से दिखाया हो, बताया हो, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे मंच से आपका सम्मान हो, ये हमारा भी सम्मान है। निमित वैद्य सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे ग्रामीण अंचल के कुछ युवाओं ने एक अपना परिवार नाम का संगठन बनाया है। ये अपना परिवार गांवों में जाता है, गरीबों के बीच जाता है, ज़रूरतमंदों के बीच जाता है, उनकी ज़रूरतों के सामान जुटाता है, अपनी सीमित अप्रोच से और काम करता है। ऐसे ही युवाओं पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हमने चाहा कि हम उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित करें। और हितेश अजीत के साथ बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप सभी यहाँ पर आएँ। एक शिक्षिका हैं तिलोत्तमा कटरे जी, जो कि अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा, कुछ या यूं कहें कि आधा हिस्सा बच्चों के ऊपर लुटा देती हैं। वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। दीपावली के मौके पर हमने देखा कि अपने सरकारी स्कूल में उन्होंने अपने खर्च पर काम किया। तिलोत्तमा कटरे आप यहाँ आए। डॉक्टर रोहित गुप्ता जिन्होंने कोविड के दौर में बहुत बेहतरीन काम किया था। डॉक्टर रोहित गुप्ता, देखिए किस तरीके से उनके समर्थन में, उनके स्वागत में यहाँ तालियां बजी हैं। डॉक्टर रोहित गुप्ता जाना पहचाना नाम है। तिलोत्तमा जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप पहले सम्मान प्राप्त करें, फिर डॉक्टर साहब। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के लिए जो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं निदान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विकास बिसेन। डॉक्टर विकास बिसेन यहाँ आए। तिलोत्तमा कटरे जी, डॉक्टर विकास बिसेन यहाँ अगर मौजूद हैं तो आएँ और सम्मान लें। अगर वो नहीं हैं तो उनके स्थान पर मैं डॉक्टर अमित बिसेन से कहूँगा कि वो आप यहाँ आएँ। कवियत्री तृप्ति माहुले अगर यहाँ मौजूद हैं तो आप आएँ। आप बहुत आला दर्जे की आपकी सोच है, आपकी रचना है, आपके विचार हैं। और अगर हालांकि आप तो मंच की मोहताज नहीं हैं, फिर भी हमारे मंच पर आपका आना हमारी गरिमा बढ़ाता है। श्रीमती तृप्ति माहुले, आप आइए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे, उनकी ज़रूरतों में, उनकी आपदा में, उनके खुशियों में शरीक होने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं रामेश्वर कटरे। रामेश्वर ग्रामीण अंचल के युवाओं के बीच जाते हैं, स्कूलों की उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, दूसरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो मंच पर आए। रामेश्वर कटरे, आपका माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय रामकिशोर कावरे जी आपका स्वागत करेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे पन्नालाल नकपुरे जी यहाँ आए। ये सभी वो युवा हैं, वो साथी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, सुदूर इलाकों में काम करते हैं, जिन पर मीडिया की नज़र नहीं जा पाती। लेकिन अगर हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक इसे देख पा रहे हैं तो यह बहुत खुशी की बात है। भारत दिव्यांग विशेष विद्यालय से मैं भारत मेश्राम को यहां पर आमंत्रित करूंगा कि आप आएं। भारत मेश्राम जी, मैं चाहूंगा थोड़ी रफ्तार बढ़ाई जाए ताकि ये कार्यक्रम जल्दी हो। और सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य पंडित जी को मैं यहां आमंत्रित करूंगा कि आप आएं। सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे श्री अजय मिश्रा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप प्रखर वक्ता हैं और बालाघाट जिले में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विगत 3 दशक से सक्रिय हैं। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस जिले की नब्ज को समझते हैं। पंडित अजय मिश्रा जी, आदित्य पंडित जी, अजय मिश्रा जी, मैं माननीय शरद द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे श्री वीडी शर्मा जी को बंसल न्यूज की तरफ से मोमेंटो दें। वीडी शर्मा जी विगत कई वर्षों में पहली बार बालाघाट आए हैं और जब बालाघाट आने का ये अवसर है तो ये विशेष तो होगा ही। श्री शरद द्विवेदी जी वीडी शर्मा जी को मोमेंटो दे रहे हैं। शरद जी के आग्रह पर मीडिया के हमारे साथी रहे और इस वक्त वीडी शर्मा जी की टीम का हिस्सा श्री जुगल शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो अपने सहयोगी का स्वागत करने में हमें बहुत खुशी होगी। और जब शरद जी ने हमसे कहा कि जब वो बालाघाट पहुंचे हैं तो उन्हें हम एक ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहेंगे। श्री जुगल शर्मा जी, एक अंतिम सम्मान यहाँ पर बाकी है। सर्व ब्राह्मण समाज के कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, श्री राजेश पाठक जी, और वो चाहते हैं कि वो सम्मान पत्र देना चाहते हैं श्री वीडी शर्मा जी और श्री शरद द्विवेदी जी को। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ। राजेश पाठक जी के साथ श्री अजय मिश्रा जी, श्री पवन पाठक जी, संध्या दीक्षित जी, आदित्य पंडित जी और आपका प्रतिनिधि मंडल, आप आएँ और श्री वीडी शर्मा जी को सम्मान पत्र दें।
सामाजिक संगठनों के सहयोग के बिना समाज रफ्तार नहीं पकड़ता है, और जब विभिन्न क्षेत्रों से ये समाज जुड़ते हैं, ये लोग जुड़ते हैं, ये समाज सेवी जुड़ते हैं, ये कार्यकर्ता जुड़ते हैं, ये राजनीतिज्ञ जुड़ते हैं, तो ये अनूठा समागम होता है और ये एक विशिष्ट अनुभूति देता है। तो यही अनुभूति हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं और इस गरिमामय कार्यक्रम में आप भी उसे महसूस कर पा रहे होंगे। वीडी शर्मा जी के साथ ये प्रतिनिधिमंडल श्री शरद द्विवेदी जी को भी सम्मान पत्र देना चाहता है। कृपया ऐसे खड़े हों कि ये अनूठा कार्यक्रम है जिसमें जो अंत में होने वाली चीज़ें हैं वो शुरू में हो गई हैं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से तय हुआ है, प्राइम टाइम में ही हम भाई साहब से बातचीत कर सकते हैं। आधे घंटे का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है बातचीत का, तो 8 से 8:30 मैं फिर अपील करूंगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों से कि आप एक बेहतरीन बातचीत का हिस्सा बनिए, बेहतरीन बातचीत को होते देखिए। इसके बाद मैं हमारी इवेंट टीम से चाहूँगा कि जल्दी से सेटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर दिया जाए कि 1-to-1 बातचीत के लिए सेटअप तैयार हो जाए। मैं हमारे सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप प्रथम पंक्ति में स्थान लें। श्री रामकिशोर कावरे जी, श्री रमेश भटेरे जी, सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, आपसे आग्रह है मेरा कि आप प्रथम पंक्ति में स्थान लें। हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। इवेंट टीम आप बहुत जल्दी व्यवस्था तैयार करें 1-to-1 बातचीत के लिए। देखिए, कुछ ही देर बाद हम बालाघाट के विकास पर चर्चा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ खास बातचीत हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी करेंगे। और इस चर्चा का इंतजार सभी को है, दर्शकों को भी है, और जल्द से जल्द अब बातचीत होगी बालाघाट को किस तरह से विकास के पथ पर और गति मिले, क्या कुछ योजनाएं बनाई जाए, किस तरह से रोड मैप तैयार हो बालाघाट को एक विकसित क्षेत्र बनाने का, जिला बनाने का। बता दें कि मध्य प्रदेश के शर्मा जी का प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंच पर मौजूद हैं। शरद द्विवेदी जी को मंच सौंपता हूं। बहुत धन्यवाद निशांत। और वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार है। और मैं सबसे पहले तो एक मध्य प्रदेश से थोड़े से दूर, अब दूरियां बहुत अधिक नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी एक आदिवासी बहुल जिले के प्रति प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का अनुराग है कि अपने तमाम संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ हमारे आमंत्रण पर उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए भी सहमति दी कि वो मीडिया के माध्यम से बंसल न्यूज़ के जरिए विकास की अपनी चाह को, इच्छा को, भारतीय जनता पार्टी के स्वर को हमारे साथ साझा करें। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, बहुत आत्मीयता से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके भावों को, उनके मनोभावों को, ख़ासतौर से चौथे स्तंभ के प्रति जो उनका एक स्नेह है, उसको हम सब जितनी सहजता से वो हम सब के लिए उपलब्ध होते हैं, ये परंपरा बहुत स्तुत्य रही है भारत में। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये अनइंटरप्टेड आगे भी जारी रहेगी। मैं बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हृदय से करता हूं। धन्यवाद सर जी, बहुत। और आपके व्यस्त कार्यक्रम को एक जनप्रतिनिधि को अभी इनको जाना है जबलपुर, और जबलपुर से पन्ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ये पन्ना पहुंचेंगे। एक जनप्रतिनिधि का सफर किस तरह का होता है, ये आप हमको मुश्किल से 3 या 4 घंटे की नींद होती होगी, और निरंतर सफर है जी। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि
बालाघाट को आप जिस रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, एक बहुत सुंदर ज़िला जहां विकास की अनंत संभावनाएं हैं, इसके सांस्कृतिक और इसके जनजातीय स्वरूप के साथ इसका विकास आगे बढ़े, इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है? क्योंकि जनजातियों पर आपका बहुत बीजेपी का केंद्र बिंदु है इस समय। जी सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका बंसल न्यूज़ का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत बालाघाट से की है और आपने मुझे यहां बालाघाट आमंत्रित किया। इसके लिए भी मैं आपका, आपके समूह का और बालाघाट के जो प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर हैं उन सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत सही कहा। मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बालाघाट से मेरा संबंध आज का नहीं, बड़े वर्षों पुराना है। जब मेरी कल्पना नहीं थी कि मैं भारतीय राजनीति में या मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ कदम रखूंगा, एक मन के अंदर ये था कि छात्र राजनीति में छात्र हितों के लिए और छात्रों के लिए कुछ काम करना है। तब उस समय में बालाघाट और यहाँ बैठे हुए लोगों में और बालाघाट के यूथ के बीच में बहुत लंबे समय तक मेरा यहाँ यानी मलाज खंड तक जब बालाघाट को फोकस किया जाता था कि नक्सलवाद यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं था, इफेक्टिवली काम करने का प्रयास कर रहा था, तब भी मैं यहाँ बालाघाट के अंदर आया हूँ और यूथ के बीच में उस समय मैंने काम किया है। इसलिए बालाघाट को गहराई से मैंने देखा है। इसलिए आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांस्कृतिक और यहाँ का जो परिस्थितियाँ उसके अनुरूप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि जनजातीय क्षेत्र में और जो दूरस्थ हमारे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को हम फोकस करके उनके विकास को कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करें। और इसलिए मुझे आज बताने में ये बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से नेतृत्व करना शुरू किए हैं, दूरस्थ क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र को विकास के नाते से फोकस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बालाघाट उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। और आज जो नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, हमारे भाऊ अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, गौरीशंकर बिसेन हमारे विकास के यहाँ के एक बड़े प्रतीक के तौर पर माने जाते हैं। रामकिशोर कामरे नौजवान हमारे आज मंत्रिमंडल में नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नेतृत्व की दृष्टि से इस रीजन से कैसे उभर के आ सकते हैं। आज भी बड़ी लंबी श्रृंखला यहाँ पर बैठी है जिनमें से लोग उभर करके आएंगे। उनका नाम अभी मैं लेना उचित नहीं मानता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो कल उभर करके आएंगे। तो नेतृत्व की दृष्टि से जनजातीय क्षेत्र में उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो मुद्दों पर भी कि बालाघाट जैसे शहर को मेडिकल कॉलेज की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमिट करना कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बालाघाट के अंदर आएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर गहराई से कहा। और इसलिए इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में भी बड़ा काम यहाँ पर हुआ है, चाहे निजी तौर पर हो या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम राइज स्कूल से लेकर के कई प्रकार की चीजें जो हों। और सड़क, बिजली, पानी, जो प्रारंभिक ऐसी आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की, इन पर जो काम हुआ है, तो आज विकास का एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि आज हम दौड़ने के लिए, जो आपने कहा कि गतिमान बालाघाट, अब ये बालाघाट दौड़ने के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश के अंदर ये बालाघाट दौड़ेगा ही नहीं, ये इस रेस के अंदर मैं तो बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, जब बालाघाट घुसते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, हमारे जनजातीय क्षेत्र की परंपराओं को देखते हैं, तो हमारा मन भी अपने आप को बड़ा ही लगता है कि कहाँ हम आ गए। तो ये जो क्षेत्र है, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना, इस क्षेत्र के अंदर जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट गति के साथ दौड़ते हुए इस मध्य प्रदेश में एक नंबर जिला बनने का प्रयास इस सभी के नेतृत्व में करने का प्रयास करें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और मैं देख रहा हूं कि बालाघाट से आपका अनुराग
एक तो बहुत पुराना है, और जितने आत्मविश्वास से आपने बालाघाट के आगे बढ़ने की बात की है। यहाँ मैंने लोगों से जब बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की, तो उनकी एक अपेक्षा ये भी है कि कभी प्रधानमंत्री का भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो, और इस आदिवासी बहुल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इस ज़िले में संगठन के मुखिया हैं आप, और अभी आपने यहाँ के लिए बड़ी इनकरेजिंग, बड़ी उत्साहवर्धक बातें की कि ये बहुत महत्वपूर्ण है संगठन के मुखिया का ये कहना, मध्य प्रदेश के बीजेपी के, कि यहाँ एक बड़ा ही आदर्श नेतृत्व उभरता हुआ सामने आ रहा है। ये आपका कहना बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ जो लीडरशिप है, आदरणीय भाऊ कांवरे जी, भटेरे जी, वरिष्ठ पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों के लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक एक बात है कि आपका नेतृत्व प्रदेश बीजेपी संगठन के मुखिया उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, उसकी सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए क्या हम उम्मीद करें? शरद जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मैं बालाघाट के नागरिकों के सामने एक बात बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ। भारत का जो नेतृत्व है आज का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी हमारे लोगों को ध्यान में होगा कि श्योपुर जिला चंबल रीजन का सबसे इंटीरियर जिला है, और उस जिले के अंदर कोई कल्पना कभी नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री हमारे कभी इस स्थान पर आएंगे। लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, साक्षी भी हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कूनो अभ्यारण्य के अंदर चीतों का हस्तांतरण करने के लिए, देखिए भारत का प्रधानमंत्री किस बात के प्रति उनका लगाव है कि चीतों का हस्तांतरण करने के लिए वो वैसे भी हो सकता था, वर्चुअली भी हो सकता था, या कोई आकर के वन मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री आगे कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चीतों का हस्तांतरण अफ्रीका से जो आए हैं, ये टाइगर स्टेट है लेकिन चीता स्टेट भी बनाना मैं स्वयं जाऊंगा, और वो बालाघाट के अंदर, वहां श्योपुर के अंदर पहुंचे, और श्योपुर के जनता ने कल्पना नहीं कभी की थी। तो भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं। अभी आपने देखा होगा मानगढ़ एक ऐसा स्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ट्रायंगल में बनता है। जलियांवाला बाग से ज्यादा लोगों ने बलिदान संघर्ष करते हुए मानगढ़ के अंदर दिया है, पर्दे के पीछे कोई नहीं जानता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मानगढ़ जाकर के आजादी के अमृत महोत्सव पर उन भूमि पर धूल वंदना करने के लिए मैं जाऊंगा कि उस मातृभूमि को, उस भूमि को मैं वंदना करना चाहता हूं जिन्होंने, जनजाति क्षेत्र के लोगों ने, 1500 से ऊपर लोगों ने बलिदान, उन जनजाति बंधुओं ने भारत की आजादी के लिए 1857 से पहले दिया। उस स्थान को चुनकर के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और दिन भर उन क्रांतिकारियों को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। तो बालाघाट भी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरा प्रयास तो होगा ही, माननीय प्रधानमंत्री कभी भी बालाघाट को चुन सकते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य को, जनजातीय छटा को, और उनका जो लगाव है जनजातीय क्षेत्र के बारे में, क्योंकि वो व्यवहारिक तौर पर समाज में काम करते हैं, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी का तो बहुत लगाव है। बालाघाट के अंदर तो विकास का उन्होंने एक झड़ी लगा दी है, तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी भी, आपने अपेक्षा की है, हमारी जनता का अगर इन सब का स्नेह भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी भी कभी भी बालाघाट आ सकते हैं। ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। देखिए, ये संगठन के मुखिया बीजेपी के प्रधानमंत्री जी के दौरे का भी उन्होंने जिक्र किया, मानगढ़ का, और ऐतिहासिक एक संदर्भ को भी उन्होंने कोट किया कि 1857 के पहले 1500 जनजातीय वर्ग के लोगों ने वहाँ अपना आत्मोत्सर्ग, अपने प्राणों की आहुति दी। बालाघाट की मैं बात करूं तो मैंने सुना यहाँ आने के बाद कि दीपावली के बाद एक पर्व यहाँ मनाया जाता है गाँव में, और 15 दिनों तक करीब करीब स्थानीय लोकगीत, चुटकुले, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा होता है। लेकिन अब हर जगह एक चुनौती ये है कि कुछ दूसरी चीज़ें जिनको आप कहते हैं कि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो कहीं ना कहीं आती हैं। इसके लिए एक जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, चाहे भाऊ हों या कांवरे साहब हों। ये दायित्व भटेरे साहब का है, बिसेन साहब हैं हमारे बीच में, और भी जो प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, कि लोगों को ये पता चले कि आप अपनी संस्कृति को केंद्र में रखकर ही आगे बढ़ें।
इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, चाहे आदिवासी बोलियों का संरक्षण हो, उनका डिजिटाइजेशन हो, या लोकगीतों का संरक्षण हो? कल ऐसा ना हो कि हमें ये सब जानने के लिए म्यूजियम जाना पड़े। ये शरद जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र के अंदर या राज्य के अंदर, राज्य के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक कला संस्कृति से लेकर कई प्रकार की उन संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार के जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण करने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ मध्य प्रदेश में काम किया है। और आप देखेंगे बुंदेलखंड महोत्सव हो रहा है, बिंद उत्सव हो रहा है, मालवा के अंदर उत्सव हो रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकार की जो हमारी कला संस्कृति के जो पैचेज हैं, तो बालाघाट के अंदर भी मुझे लगता है कि सरकार के भी प्रयास है, और इस दिशा में और जो जरूरत होगी उन सारी चीज़ों के संरक्षण से लेकर उनके संवर्धन के लिए क्या किया जा सकता है, सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध तो है ही। लेकिन एक बात का मैं जरूर उल्लेख बालाघाट के बारे में करना चाहता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इसको लेकर के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को या उन सक्षम लोगों को इस बात को जरूर अवगत कराना चाहता हूं, और आप इसके बड़े माध्यम हैं। बालाघाट एक ऐसा जिला है इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे ध्यान में है कि हम लोग संघर्ष करते थे छात्र जीवन में कि बेटी बचाओ का अभियान हम चलाते थे। और पंजाब, मैं चंबल क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहां कई जिले तो ऐसे थे कि बेटियां बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। बेटियां पैदा होते से ही लोग, यानी बेटी उनके लिए अभिशाप बन करके खड़ी है। महिला पुरुष रेशियो भारत के अंदर अगर देखेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे तो मुझे ध्यान में है कि जब हम लोग आंदोलन चलाते थे तब महिला पुरुष रेशियो 912 बेटियां पैदा होती थी और 1000 बेटे पैदा होते थे। सरकारों ने अभियान चलाया, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाडली लक्ष्मी अभियान चला। उस अभियान से सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ कि 912 के स्थान पर इन 15 वर्षों के अंदर आज 978 बेटियां पैदा होने लगी। एक सामाजिक परिवर्तन आया। सरकार किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन लाती है, मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री का तो हृदय से धन्यवाद करता हूं, सरकार का भी। लेकिन मैं बालाघाट को नतमस्तक होकर के इस बात के लिए आज प्रशंसा करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र में शुद्ध तौर पर उस सांस्कृतिक विरासत को कैसे संजो करके रखते हैं, और वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। डिग्री प्राप्त करना, बड़े पदों पर आ जाना, ये तो हो सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से एजुकेट मैं कह सकता हूं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसी को अगर पुरस्कृत करना चाहिए इस दिशा में तो बालाघाट जिला है कि जहां लगातार 1000 बेटे पैदा होते हैं तो 1025 बेटियां बालाघाट के अंदर पैदा होती हैं। और शरद जी इस दिशा में उन बेटियों को लेकर जो बेटियां पैदा होती हैं, मतलब यहाँ की जो समुदाय है, यहाँ के हमारे जनजाति समुदाय के लोग हैं, हमारे यहाँ रहने वाले सब लोग हैं, यानी बेटियों को आज से नहीं, वो लगातार बरसों से वरदान मान करके चलते हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। मैं सर्वाधिक एजुकेट किसी को मानता हूं तो मेरे जनजाति समाज के बाहुल्य के इस बालाघाट के सभी नागरिक बंधुओं को जिन्होंने इसको प्रमोट किया है। तो ये भी एक सांस्कृतिक विरासत है जिसको बालाघाट जिले के अंदर नागरिकों ने, हमारे भाई और बहनों ने सजो करके और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या देश दुनिया के अंदर बेटी बचाने के लिए आज अभियान चल रहे हैं। वहां इतना रेशियो लगातार मेंटेन होकर के काम कर रहा है। यानी मैं तो पुनः एक बार फिर बालाघाट के नागरिकों और जनता को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं। इस पर भी हमें कुछ काम करने की जरूरत है कि बालाघाट में अगर ऐसा हो रहा है तो यानी इस दिशा में ये भी एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत है जिसको संजोकर और उसको पुरस्कृत करने की जरूरत है। बहुत सुंदर सर। ये बालाघाट से जुड़ा एक और प्रश्न, फिर कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर बात करके हम इस बातचीत को विराम देंगे। यहाँ डेवलपमेंट और विकास, इसकी चर्चा बहुत हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ है, लेकिन जैसी अपेक्षा है उस अपेक्षा की पूर्ति ऐसा जनप्रतिनिधि भी मानते हैं और यहाँ की जनता भी मानती है कि उस दिशा में आगे बढ़ना है। बांस का यहाँ बहुत बढ़िया काम होता है, पूरी दुनिया में उसको दिखाया जा सकता है।
यहाँ मैग्नीज की खदानें हैं, यहाँ कॉपर की खदानें हैं, और भी जो माइनिंग के काम यहाँ हैं उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, इसके लिए आपको लगता है, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मुझे लगता है कि संगठन के मुखिया ने बिसेन साहब, दो बिसेन साहब मूर्धन्य हमारे साथ हैं, सांसद जी भी बैठे हैं, मौसम जी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, कि आप एक बालाघाट महोत्सव क्यों नहीं करते? पूरी तैयारी है, सरकार आपकी तैयार है बिल्कुल करने के लिए बालाघाट महोत्सव। जी बिसेन साहब ने बता दिया, तो इनको माइक्रोफोन दीजिए। जी जी जी, बालाघाट महोत्सव का और विराट स्वरूप कर दीजिए सर। क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत आपके संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं हम। जी, तो सर इसके लिए आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे जी मैं बीच में कहना चाहूँगा, यहाँ पे बैगा महोत्सव भी होता है, और यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जो इस वर्ष माननीय मोदी जी का हम सबको एक तौर से इशारा था, आज़ादी का 75 वर्षगांठ बढ़िया, बहुत बधाई आपको। कैसे देखते हैं आप इसको? जी सर जी, डेवलपमेंट के मामले में ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है, आपने मैग्नीज कहा, कॉपर माइंस की खदानें भी यहाँ पर हैं, और बांस के मामले में भी तो ऐसा माना जाता है ये ग्रीन गोल्ड है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से बालाघाट बांस उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला है। और आप यहाँ भी देख रहे हैं इस हॉल के अंदर भी, तो आपको बांस की चीजें ही दिखाई देती हैं। तो इसलिए बांस पर फोकस करके बांस विकास निगम से लेकर के कई प्रकार की जो चीजें सरकार ने इसमें जो एक मार्जिनल इंडस्ट्रीज जो शुरू की है, उसमें बालाघाट को भी अवसर देने का काम, नए नौजवानों को अवसर उसके लिए मिले, ये भी सरकार ने बेहतर तरीके से प्रयास किए हैं। और मुझे लगता है कि बांस को लेकर इस दिशा में कई कदम सरकार ने उठाए हैं, और बालाघाट के लोगों को खासतौर पर जो स्व सहायता समूह है, बैयर से लेकर के हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ मुझे जानकारी में आया कि लगभग 1200 स्व सहायता समूह में 1,54,000 लोग उनके साथ परिवार जुड़े हुए हैं, और उसमें बांस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि बांस के प्रोडक्ट बनाना। और इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि एक नया क्लस्टर शुरू किया सरकार ने, ये फर्नीचर क्लस्टर। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो शुरुआत की है, उस रोड मैप में बालाघाट को फर्नीचर का क्लस्टर जो बनाने का काम किया है, उसमें बांस बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि फर्नीचर में बांस का बड़ा उपयोग होगा। दूसरा, ये जो अगरबत्ती निर्माण से लेकर के कई प्रकार की जो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उसमें भी सरकार सब्सिडी के साथ एक काम कर रही है। और बालाघाट को तो केंद्र राज्य सरकारों ने दोनों ने सब्सिडी देने का काम, और लोगों को ऐसे जो नौजवान हैं जो काम करना चाहते हैं उनको अवसर दिया है। तो बालाघाट में भी इसकी बेहतर शुरुआत हुई है, और मैं समझता हूँ कि इसके कारण से रोजगार भी लोगों को मिलेगा। ये कॉपर माइंस और मैग्नीज को लेकर अभी परसवाड़ा के अंदर मुझे रामकिशोर बता रहे थे कि परसवाड़ा के अंदर इन्वेस्टर्स मीट इस बात के लिए हुआ, 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जब होगा, और इसकी जो शुरुआत हुई अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, तो उसके कारण से जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी स्थानीय नागरिकों को, नौजवानों को मिलेगी। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने बालाघाट के अंदर परसवाड़ा में उससे संबंधित उद्योगपतियों को बुलाकर और उनसे ये जो एमओयू साइन हुए हैं, ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि बालाघाट के लिए एक अच्छे साबित होंगे, और उसके आधार पर लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो बालाघाट इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, और सरकार भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की पूरी तवज्जो है। कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ मैं आता हूँ। आप प्रधानमंत्री को बहुत नज़दीक से एक सांसद के तौर पर भी आपने उनकी वर्किंग को देखा है। बहुत आकांक्षी हैं वो विकास को लेकर, हर चीज़ रिटन में हो, मीटिंग्स में जैसा मैं सुनता हूँ कि आप लोगों के साथ वो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे तो कई बार लगता है यहाँ जनप्रतिनिधि हैं कि आगे जाके वो जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन को लेकर भी कोई रैंकिंग निकाल देंगे प्रधानमंत्री जी, कि बताइए भैया आपकी रैंकिंग क्या है, और रैंकिंग जारी करिए। और लोकतंत्र में रैंकिंग तो 5 साल में है ही, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह सोचते हैं
मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप थोड़ा फिलॉसफी से जुड़ा सवाल है, लेकिन जैसे हम देखते हैं मालवा को, अक्सर ये बात आती है, आप भी जानते हैं, वहाँ जो यहाँ भी मैं देखता हूँ कांग्रेस बीजेपी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और विकास के लिए वो समर्पित है। ये भाव किसी भी शहर को आगे ले जाता है, इंदौर को ले गया। इस पर आप क्या कहेंगे कि राजनीति में प्रतिद्वंदिता तो है लेकिन दुश्मनी नहीं है? जी, परेशानी नहीं, एक ये सर जी आपने बड़ी अच्छी बात कही। और मध्य प्रदेश में अगर हम कुछ लोगों को छोड़ दें तो मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि मैं भी लगातार छात्र राजनीति में भी काम किया और प्रत्यक्ष राजनीति आने के बाद भी मैंने जो देखा है, विकास के मुद्दे पर ये प्रयास हमारा भी रहता है और होना भी चाहिए कि विकास के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। और ये प्रयास भी मध्य प्रदेश के अंदर होता है। और खासतौर पर महाकौशल का जो रीजन है, मैं ऐसा मानता हूं कि महाकौशल रीजन में ये स्पिरिट और ज़्यादा है। मालवा में भी है, महाकौशल में भी स्पिरिट जाता है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष तौर पर ये भूमिका में देखा है इस काम को। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि विकास के मुद्दे पर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, विकास यानी सोसाइटी के लिए है, समाज को आगे ले जाने के लिए है, हम सबके कल्याण के लिए है। कोई केवल बीडी शर्मा कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं है, ये तो समाज और सोसाइटी के लिए है। हम उसके माननीय प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हमें जिम्मेदारी दी है, जनता ने चुन करके भेजा, और हमारी सरकार अगर बना करके भेजी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि अकाउंटेबिलिटी के साथ हम जनता को उन बातों को, उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। तो प्रधानमंत्री का इस पर सबसे बड़ा फोकस है। अभी डाल सिंह जी बैठे, वो तो जानते हैं कि आपने ठीक कहा कि रैंकिंग होना शुरू हो गई है कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। आपने जो कहा था वो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर कितना उतारा है। आयुष्मान भारत के कार्ड में गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार सरकार देती है, तो आपने अपने संसदीय क्षेत्र में कितने लोगों तक इस अधिकार को पहुंचाया जिससे वो लाभान्वित हो सके। ये रैंकिंग है इस बात की। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ और विकास के मुद्दे पर मैं तो ऐसा मानता हूं कि सभी दलों ने, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे हमें और भी किन्हीं मुद्दों पर, किन्हीं पैरामीटर्स में अपने जिले को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात हो, एजुकेशन, हेल्थ की बात हो, इन सारे मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही काम करना मुझे लगता है कि सबके लिए अच्छा होगा। बाकी चीजें तो राजनीति में होती रहती हैं और ये चीजें चलती रहेंगी। ये चलती रहेंगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। संगठन और सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के मुखिया हैं, आप संगठन के मुखिया हैं। जितना बेहतर समन्वय सत्ताधारी दल में सरकार और संगठन के बीच होता है, उतनी संभावनाएं विकास और जीत की उज्जवल होती चली जाती है। संगठन के मुखिया आप हैं और बेहतर तालमेल के साथ आप मुख्यमंत्री जी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। किस तरह से, मैं संगठन की आपसे खास तौर पर बात करूंगा, संगठन गढ़े चलो ये बीजेपी का नारा है। किस तरह से आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि 2023 अब ज़्यादा दूर नहीं है, अगले साल हम इसी समय चुनाव में व्यस्त होंगे। कितना आप आश्वस्त करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता को भी, और क्या आपका दावा है कि 2023 5वीं बार बीजेपी का होगा? शरद जी, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर मैं 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहता हूं, उससे आप तय कर सकते हैं। आप तो इतने बड़े नेटवर्क को देखते हैं। इस भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारी ये जो नेतृत्व है, ये इस नेतृत्व का, जनता का इस नेतृत्व के प्रति अथाह विश्वास जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। गरीब कल्याण की वो योजनाएं जो केवल नारा नहीं, गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर के मध्य प्रदेश की संबल योजना से लेकर 43 लाख लाडी लक्ष्मियां खड़ी हो जाती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये गरीब कल्याण की योजना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के विचार पर दी, जिस विचार के कारण से सरकार बनी। तो उस विचार की प्रतिबद्धता पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या हमारा नेतृत्व कहता है कि इन पर गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है।
और फिर वो कार्यकर्ता जिसको हम देव दुर्लभ कहते हैं, बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बालाघाट के इंटीरियर से इंटीरियर में वो उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा होता है, इस विचार के लिए। ये भाजपा की ताकत है। तो मैं तो शरद जी बड़े कॉन्फिडेंट होकर कि इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र के अंदर होगी, 2024 होगा या 2023 होगा, पांचवी बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति जनता का जो विश्वास है, हम 2023 में भी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम करेंगे और ऐतिहासिक बहुमत से जीत करके आएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए, निश्चित तौर पर कि जिस संकल्प को आप यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, ये भी एक नारा इन दिनों हमने खासतौर से उत्तर प्रदेश के बाद खूब सुना है। क्या अब केंद्र की जो आपकी इकाई है उसने ये एक नया समीकरण गढ़ा है कि अब वो राज्य, क्योंकि ये 3 राज्य जो 2023 में चुनाव में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये कांग्रेस के दबदबे वाले मैं न भी कहूँ तो, लेकिन 2 ही दलों की राजनीति के केंद्र बिंदु हैं और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा नजदीकी मुकाबला होता है। तो क्या ये डबल इंजन इन 3 राज्यों में भी अपना असर 2023 में दिखाएगा, क्योंकि चुनाव साथ में ही है? डबल इंजन की सरकार बिल्कुल इस बात का असर दिखाएगी नहीं, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव जब हुए शरद जी, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि गरीब कल्याण की योजनाओं की जो ताकत थी और जनजातीय क्षेत्र के अंदर, जहां कभी कभी कांग्रेस को या लोगों को लगता था कि बालाघाट से लेकर के छिंदवाड़ा और मंडला, डिंडोरी या झाबुआ, अलीराजपुर के अंदर जनजातीय क्षेत्र में जरा कुछ प्रॉब्लम है, आज मुझे तो कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंस है कि 40 जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो चुनाव हुए उनमें से 31 पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। यह सिद्ध करता है कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में, चाहे छत्तीसगढ़ होगा, चाहे राजस्थान होगा, राजस्थान के अंदर तो आप देखेंगे दृष्टि बदल रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी परिस्थितियां बदली हैं, मध्य प्रदेश के अंदर तो आज इस दिशा में हम अपने संगठन की ताकत, नेतृत्व के प्रति विश्वास और अपनी उन योजनाओं के आधार पर, और विकास एक बड़ा पहलू है मध्य प्रदेश के अंदर। सड़क, बिजली, पानी अब इशू नहीं है, अब इशू है कि मेरे यहाँ सीएम राइज स्कूल, मेरे बच्चे को, जो गरीब का बेटा है, वो कैसे पढ़ेगा। आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे युवा मोर्चे के वर्ग में कि 60 लाख तक फीस जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है हमारा बच्चा मध्य प्रदेश का, उसकी फीस देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करती है, चाहे विदेश में पढ़े या देश के अंदर पढ़े। ये किसी सरकारों ने नहीं किया। हर स्तर पर गरीबों का कल्याण और उनके साथ सरकार कैसे खड़ी होगी, तो ये बेहतर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस प्रबंधन को किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस आधार पर, केवल कोई बयानबाजी नहीं है, इस आधार पर ताकत के साथ जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जिस पर मैं ठिठका, कि अब सड़क, बिजली, पानी विकास का एक प्रतिमान नहीं है। अब मतदाता ये चाहता है कि उसका बच्चा श्रेष्ठ स्कूल में पढ़े, उसकी जेब में एक ऐसा कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड जैसा, जहां उसको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी मिले और नौकरी या रोजगार के लिए उसके अपने गृह राज्य में अवसर मौजूद हो। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। सवाल कई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी व्यस्तता और आपका अपना एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं कि आपने बहुत संक्षिप्त सूचना पर इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया और आप यहाँ पहुंचे, और जनजातीय बहुल इस जिले से आपका प्रेम हमने बार बार अनुभव किया। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड का वक्त लूंगा। एसआरएल स्कूल से अक्षय बैद आ जाएं, कुलदीप चौरड़िया जी यहाँ आ जाएं। आप दोनों की ट्रॉफी रह गई थी, वो भाई साहब देंगे। आप हमारे स्पॉन्सर्स हैं, आप हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आप जल्दी आ जाएं, महज 30 सेकंड के अंदर। अक्षय बैद जी, कुलदीप चौरड़िया जी। हमारे बीच समाज सेवी संजय सिंह कचवाहा जी मौजूद है। संजय जी आप यहाँ आए, आपको हम बंसल न्यूज की तरफ से सम्मान ट्रॉफी देना चाहेंगे, संजय जी। इसके बाद अगले 10 मिनट में वीडी शर्मा जी भोजन ग्रहण करेंगे। आप सभी से भी हम आग्रह करते हैं
आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप भोजन स्थल पर जाएं। इस कार्यक्रम को गरिमा बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि आप भोजन स्थल पर जाएं। हमारे साथ माननीय गौरीशंकर बिसेन जी मौजूद हैं, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी मौजूद हैं, श्री रमेश भटेरे जी मौजूद हैं, हमारे बीच बालाघाट के ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं। बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बालाघाट से देख रहे हैं, जहां बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम गतिमान बालाघाट आयोजित हुआ है और मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के और प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के विकास के लिए कटिबद्ध है, मुख्यमंत्री का क्या विजन है और किस मंशा, किस विजन के साथ सरकार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए, विकास के पथ पर और आगे की ओर ले जाने के लिए, खासतौर पर बालाघाट रीजन को लेकर भी वीडी शर्मा ने अपने विचार रखे। तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा ने बताया कि क्या विजन है उनका और किस तरह से वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में तालमेल बैठाते हैं। अलग अलग सवालों के, विभिन्न सवालों के उन्होंने जवाब दिए। बालाघाट के नूतन कला केंद्र से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ गतिमान बालाघाट, जहां बालाघाट रीजन को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई, विकास के क्षेत्र को लेकर, एजुकेशन यानी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, प्रगति के पथ पर आगे कैसे बढ़े रीजन, इस पर खास चर्चा की गई।